हेलो बच्चों, नमस्कार। जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का क्लास 4th। दोस्तों, इस चैनल पर क्लास 3rd तक अभी पढ़ा दिया गया है। प्राचीन इतिहास के क्लास मतलब 3 क्लास लग चुके हैं। आज क्लास 4था है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर एसएससी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि जीएस का है। जीएस का सारा सिलेबस आपको मुफ्त में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा और नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हैं नोट्स बनाने के लिए जीएस का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम पढ़ चुके थे, आज क्लास 4th में आज हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक ये त्रिपिटक आखिर है क्या? त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का एक प्राचीनतम ग्रंथ है, जो कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक क्या होता है? त्रिपिटक यानी ये बौद्ध मतलब जो बौद्ध धर्म मानते हैं, जो बौद्ध धर्म मानते हैं उनका ये पवित्र ग्रंथ है। जैसे हिंदू धर्म में भगवद गीता, मुस्लिम धर्म में कुरान, ईसाइयों में बाइबिल, उसी तरह एक बौद्ध धर्म में भी है त्रिपिटक। आप समझ गए? तो उसी के ये भाग हैं। पहला है सुत्त पिटक। इससे बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद का मिश्रण है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। 5 निकाय कौन कौन से? ऋग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगंतुर निकाय, खुद्दक निकाय। दूसरा है विनय पिटक। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम एवं संघ की कार्यप्रणाली की व्याख्या की गई है। तीसरा है अभिगम पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। अब आइए अन्य बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानते हैं। प्रज्ञापारमिता महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है। इसके लेखक नागार्जुन हैं। जातक इसमें भगवान बुद्ध ने 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएँ हैं। यह खुद्दक निकाय सुत्त पिटक का 10वां ग्रंथ है। थेर गाथा एवं थेरी गाथा में अंतर क्या है? थेर गाथा यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है और थोरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा संकलित ग्रंथ है। समझ गए अंतर? अब आइए बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण हैं उनको समझते हैं। बौद्ध धर्म में कर्म कांडों का प्रभाव बढ़ गया था। पाली भाषा व्याकरण संस्कृत अपनाना, मूर्ति पूजा का प्रारंभ, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, कुछ शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण, बौद्ध विचारों की कुरीतियाँ एवं भोग विलासिता, ये सब मुख्य कारण थे। आप देख सकते हैं। ये पूछ सकता है बच्चों कि बौद्ध धर्म का पतन का क्या कारण था। कोई एक इसमें का कारण दे देगा, ऑप्शन बहुत सारे 300 ऑप्शन दे देगा और एक ये उत्तर दे देगा। तो आप ये पढ़े रहेंगे तभी तो आप उत्तर लगा पाएंगे। तो इसमें ये मत जानिएगा कि ऐसे ही है। इसमें जो नोट्स है आपके लिए हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं। महाजनपद काल यह 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा था। महाजनपद काल के स्रोत क्या थे? पहला था बौद्ध साहित्य, जो कि अगंतुर निकाय तथा महावस्तु से 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। तीसरा है विदेशी विवरण नियाकर्स, जस्टिन, पुलकाट, कर्टियस, ऐसे ही कुछ तमाम है। ये विदेशी नागरिकों और रचनाओं महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपद एवं राजधानी अंग की चंपा, अवंती की राजधानी उज्जैन, काशी की वाराणसी, कौशल की
श्रावस्ती, कुशावती भी है, कंबोज, हाटक, करु, हस्तिनापुर, ऐसे ही सब जो नाम दिए गए मगध का, गिरिब्रिज, राजगिरी, मलका, कुशीनगर, ऐसे ही ये सब इनकी राजधानियाँ हैं। 3 ठो नोट हैं, आप तीनों अगर इस नोट को समझेंगे तो ऊपर जो भी मैंने पढ़ा है आप समझ जाएंगे। इनमें से 15 महाजनपद नर्मदा घाटी के उत्तर में थे, जबकि अस्मक गोदावरी घाटी में स्थित था। अब आइए नोट 2। महावस्तु में जिन महाजनपदों की सूची मिलती है उनमें गांधार एवं कंबोज के स्थान पर क्रमशः सीवी यानी पंजाब एवं दर्शना यानी मध्य भारत का उल्लेख है। तीसरा है महाजनपद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का है। महाजनपद काल में लोग उत्तरी काले मुद्राओं मिद्रभंडों का प्रयोग करते थे। महाजनपद की विशेषताएं क्या थी? पहला विशेषता था उसका अंग, दूसरा अवंती, तीसरा था वश, चौथा था अस्मक। पहला अंग यानी राजधानी, इसे समझते हैं। आधुनिक आगलपुर एवं मुंगेर ये बिहार में है। प्रमुख नगर इसका चंपा था जो कि बंदरगाह अश्वपुर भंडिका में था। शासक बिंबिसार के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध का मिलाया था। दूसरा अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन एवं महिष्मती। इसका क्षेत्र था उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके शासक महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक चंड प्रत्युत था। प्रमुख नगर यहाँ के कुरानगढ़ थे, मकारगढ़ एवं सुदर्शनपुर थे। पुराणों के अनुसार अवंती के संस्थापक हैदय वंश के लोग थे। बिंबिसार ने वैद्य जीवक के चंड प्रदोत के उपचार के लिए भेजा था। लोहे की खान होने के कारण यह एक प्रमुख एवं शक्तिशाली महाजनपद था। शक्तिशाली महाजनपद यानी एक प्रमुख और महाशक्तिशाली जनपद कौन सा था? अवंती। ठीक है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान इलाहाबाद एवं बांदा जिला में पड़ता है। ये क्षेत्र इसका था इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह शासक गौतम बुद्ध एवं बिंबिसार अवंती के कारण लौह की खान होने के कारण यह एक प्रमुख एवं शक्तिशाली महाजनपद था। ये तो पढ़ लिए थे। और ये इसका शासक गौतम बुद्ध एवं बिंबिसार समकालीन उदयन यहाँ का शासक था। शिशुनाग ने वस्त्र को मगध में मिला लिया था। गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन के बौद्ध धर्म को शिक्षा दी थी। अब आइए चौथा जानते असम्मक। इसकी राजधानी पोटन पैथान प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था। ऐसे ही इसका सब क्षेत्र है और कालांतर में अवंती के अशोक राज्य में विभाजन प्राप्त था। कोई भी इसमें समझने लायक, बस आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे खुद ब खुद समझ जाएंगे आखिर यह क्या। काशी, इसकी राजधानी बनारस थी। वाराणसी का समवर्ती क्षेत्र था। ये जो 9, 10, 11 जितनी भी सब राजधानियाँ हैं मगध, सब कुछ जो 16 जो राज्य राजधानियाँ थी उनको 16 के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उनका क्या क्या कार्य था, क्यों प्रसिद्ध थे, क्या क्या उनसे प्रश्न बन सकते हैं, सब यहाँ पर बताया गया है। अब आइए पुराणों के अनुसार मगध के शासक बृहद्वंश यानी संस्थापक इसके बृहदत्त। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार जरासंध जो कि बृहद का पुत्र था, पराक्रमी राजा था, कंस को हराया था, राज्य विस्तार मथुरा तक किया था। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव भीम ने वध किया था। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार मगध के शासक हर्यक वंश था। यो अन्य नाम इसका पृतहंता वंश था। हिर्यक वंश को हम अन्य नाम से पृतहंता वंश से यह अपने पिता का ही वध कर दिया था, मार दिया था, इसीलिए इसे पृतहंता वंश के नाम से यह प्रसिद्ध है। बिंबिसार, यह जैन साहित्यों में इसे श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा वंश का विस्तार किया। प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहिन चेलना, द्वितीय विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत से बहिन महाकौशला से किया। तीसरा विवाह इसने मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से किया था। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने वैद्य जीवक एवं अवंती नरेश चंड प्रदोत का पांडु रोग
पीलिया के इलाज के लिए अवंत भेजा। हत्या पुत्र अजातशत्रु द्वारा करवा दिया था। अजातशत्रु कौन था उसके बारे में जानेंगे। अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। उसका उपनाम कुणिक था। कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराया। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी और वैशाली को जीता एवं दोनों को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ठीक है। इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई जिसकी हत्या इसका पुत्र उदयन द्वारा हुआ था। उदयन अब कौन था? इसका उपनाम था उदयभद्र था। इसने पाटलिपुत्र वर्तमान पटना नगर की स्थापना की एवं इसे अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों ने इसे पितृहंता कहा गया है। यह जैन धर्म का पालन करता था। हत्या किसी व्यक्ति ने चाकू से। इसके बाद कुछ समय इसके पुत्रों ने शासन किया, किंतु शीघ्र ही जनता ने एक योग्य अमात्य शिशुनाग को अपना राजा चुना था तथा मगध को शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश इसका संस्थापक था शिशुनाग, और शिशुनाग 412 ईस्वी से 394 ईस्वी पूर्व तक रहा था। इसका सबसे मुख्य कार्य अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाना था। इसने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली से स्थानांतरित की और कालाशोक यानी 394 ईस्वी से पूर्व 366 ईस्वी पूर्व तक उपनाम काकवण था। इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। इसने शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ये सब जितने भी वंश हैं, नंदवंश, शिशुवंश, शिशुनाग वंश, हिर्यक वंश, अजातशत्रु, इन सब के बारे में देखिए यहाँ पर बताया गया है। अब बस इसको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको ज़रूर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सरल यह नोट्स मैंने बनाने का प्रयास किया है और बहुत भीतरी से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया गया है जो कि आजकल के परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप उस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो मेरा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप ये ठीक से तैयार कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनना अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य रूप से मैं कह रहा हूँ। आखिर बनाएगा तो क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से? मैंने एक भी चीज़ को छोड़ा नहीं है, चाहे वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो या इम्पोर्टेंट ना हो। ये मत सोचिएगा हर चीज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन एकदम जैसे अब नंद वंश आ गए। अब नंद वंश का कोई जिसने वो कार्य किया है, क्या क्या किया है, कितना शासन किया, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ आपको बताया गया है इसमें। तब उस चीज़ की गारंटी मेरी है। आप बस इसे पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, समझिए और देखिए क्वेश्चन बनेंगे आपको। परीक्षा हाल में जब जाएंगे आप, वहाँ ये क्वेश्चन सीधे आपको मिलेंगे कहानी के रूप में। इसे सुनिए और इसे 2-3 बार पढ़िए और नोट्स बेहतरीन बनाइए। चलिए, और ये क्लास कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीएस पूछा जाए तो समझिएगा यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये मत पूछिए कि ये यूपी पुलिस के लिए है कि नहीं, यूपीएसआई के लिए नहीं है। भाई देखो, वहाँ पर बस लेवल का अंतर रहता है, और लेवल ऐसा है एकदम मध्यम लेवल ही नहीं है, मध्यम टू 0 से हाई लेवल है। यहाँ से 0 से हाई लेवल, यहाँ की आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के बारे में जानते हैं। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या कर महापद्मनंदन के नंद वंश की नींव डाली। बौद्ध ग्रंथ महाबोधिसत्व ने उसे उग्रसेन पुराणों की सर्वात्मक तथा एकारात कहा गया है। महापद्मनंद यह अन्य नाम है। उग्रसेन सर्वात्मात्मक एवं एकराट। जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्मनंद नानीपत पिता वैश्या माता का पुत्र था। पुराणों के अनुसार कली का वंश सर्व छात्रात्मक सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला था। परशुराम का अवतार था। अत्यधिक संपत्ति एवं सेना रखने वाला कहा गया है। इसका ये नोट है, खारखेल के हाथी गुफा अभिलेख में महापद्मनंद की कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। अब आइए घनानंद। घनानंद कौन था? यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। पश्चिम साहित्य, यूनानी साहित्य ने इसे अग्रमीज यानी नाई कहा गया है। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश के शासक जैन मत के पोषक थे और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। मगध के उदय के कारण क्या थे?
अनुकूल भौगोलिक स्थिति थी, उपजाऊ मिट्टी, वन एवं संसाधनों की पर्याप्तता, राजधानी सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, नागरीकरण तथा आज सिक्कों से मगध का उत्कर्ष बढ़ा, मगध समाज रूढ़िवादी नहीं था, शासकों की साम्राज्य विस्तार की लालसा थी, महाजनपदों के उदय के कारण कृषि विस्तार, युद्ध तथा विजय की प्रक्रिया में वैदिक जनजाति अनार्यों के संपर्क में आई और महाजनपदकालीन का प्रशासन, ये सब कुछ आप देख। इसका कारण था बड़े बड़े हो गए थे, राज्य बड़े बड़े हो जाना, जातीय संगठन प्रभावी होने लगे, सभा एवं समिति का कार्य स्वतंत्र नौकरशाह करने लगे थे। ठीक है, महाजनपदकालीन की अर्थव्यवस्था क्या थी उस समय, आइए वो समझ लेते हैं। नगरों का निकास एवं बच्चों आज हम यहीं तक रहने देते हैं 40, ये हम कल पढ़ेंगे महाजनपदकालीन अर्थव्यवस्था, कल से इसे विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए इतना नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को शुरू रखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, नोट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी मित्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में की कोई भी तैयारी, भर्ती देखने की प्रक्रिया में वो अपनी तैयारी लगा हुआ है, अगर वो जीएस का नोट्स चाहता है फ्री में तो यह आप उसे क्लास प्रोवाइड करा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर आपको जीएस का नोट्स बिल्कुल मुफ्त में फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। अब पूरा सिलेबस पॉलिटी देखिए, मध्यकालीन तो पूरा आपको ख़त्म करा दिया गया है, प्राचीन भी 4-5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी से फिर स्टैटिक जीके, हर चीज़ पूरा ख़त्म कर देंगे आपका। और उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज़ अपलोड किए जाएंगे, आप क्वेश्चन करते रहिएगा और टेस्ट भी देते रहिएगा इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।